8. अपना आखिरी दांव खेलते हुए ध्रुव ने गौतम के गालों पर किस कर दिया। ये किस गौतम के गालों पर नहीं बल्कि उसके पापा की इज्जत पर, परिवार की मान मर्यादा पर और उसके खानदान की आबरू पर हुआ था। अभी के लिए तो जा रही हूँ मैं, पर आइंदा से तभी बुलाना जब करने के लिए सीने में जिगर हो और चड्डी में ट्रिगर, नहीं तो गरम करके ठंडा छोड़ने से कामदेव जी पाप लगाते हैं। हाँ। इतना कहकर ध्रुव वहाँ से जाने लगा। पार्टी में आए सभी लोगों की नजर गौतम पर थी। उसके गालों पर लाल लिपस्टिक का निशान देख कुछ को हंसी आ रही थी। डैड, ये जो लड़की आई थी कोई पागल थी, मेरा ऐसा कुछ। तो ये था तुम्हारा सरप्राइज आज की पार्टी का। मानना पड़ेगा, मेरे 50th बर्थडे पे तुमने वाकई मुझे बहुत यादगार तोहफा दिया है। नो डैड, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं। मैं तो तुझे कितना शरीफ समझती थी गौतम, पर तू तो ये सब तेरे इन दोस्तों की संगत होगी। ये किन चक्करों में पड़ गया है तू? हाँ बोल। नहीं मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उस लड़की को यहाँ नहीं बुलाया था। और एक बात बताइए, अगर मुझे बुलाना ही होता तो मैं उसे किसी होटल में बुलाता ना, इस तरह पार्टी में क्यों? बेशर्मी देख रहे हो इसकी? इतना सब होने के बाद भी साहबजादे को होटल की पड़ी है। पूरे परिवार के सामने हमारा मुंह काला कर दिया। ध्रुव ने सच में गौतम की लंका लगा दी थी। वहाँ आग लगाकर वो जैसे ही फंक्शन से बाहर निकला, पार्किंग में उसे प्रसाद और उदित खड़े मिले, जिन्होंने ध्रुव को देखते ही उसे गले लगा लिया। अरे जा गए गुरु, इसे कहते हैं बिना तेल लगाए किसी के अंदर तक ले लेना। और वो जो लास्ट में किस की तो उसे देख के तो कसम से मजा ही आ गया। हाँ सच में ध्रुव, बहुत ही अच्छा सबक सिखाया तुमने उस गौतम के बच्चे को। अरे सबक तो अभी सिखाया कहाँ है मेरी जान, असली सबक तो अभी बाकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने के लिए कहा था वो तूने कर लिया ना? एकदम HD वीडियो बना है, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 मिनट की। ये बताओ, तुम इस वीडियो का करने का वाले होगे? गौतम को ब्लैकमेल करोगे का? ध्रुव की हंसी में एक नई साजिश छुपी थी। गौतम अब तक भरी सभा में 2 थप्पड़ खा चुका था। वो कहते हैं ना, जले पर मरहम कहकर नमक छिड़कने वालों को ही हरामी दोस्त कहा जाता है। वही इतना सब होने के बाद गौतम के पापा के दोस्त यादव जी आ गए। हैप्पी बर्थडे सनी साहब, बहुत ही बढ़िया जन्मदिन बना है आपका। ऐसा सेलिब्रेशन तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वैसे तो आपको आपके बेटे ने बहुत धमाकेदार गिफ्ट दे दिया है, पर एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से भी रखिए। यादव जी, यहाँ इतना सब कुछ हो गया और आपको हंसी आ रही है? हंसी तो आपको भी बड़ी आई थी जब हमारी बेटी घर से भाग गई थी। वो तो फिर भी उसके साथ ही भागी थी जिसे प्यार करती है, पर आपका बेटा तो यहाँ बहू ले आया, वो भी 2000 वाली। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। अब हम चलते हैं। इसके पहले आगे कोई कुछ कहता, गौतम के फूफा के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मेरी उम्र के नौजवानों नाम के उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो आई थी। वीडियो देखते ही वो घबराकर उछलने लगे। भाई साहब ये देखिए, गौतम को मिली पप्पी का वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया है। लगता है पूरे शहर को गौतम के रंगीन मिजाज के बारे में पता लग गया। गौतम के पापा ने जब वीडियो देखी तो उनके गुस्से का पारा और चढ़ गया। उन्होंने गौतम को पकड़कर 1-2 थप्पड़ और रसीद दिए। अभी तो तेरी हरकत ने सिर्फ खानदान में मुंह काला किया था, पर अब तो ये बात पूरे शहर में फैल गई है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस गधे के बच्चे ने। बेटा ध्रुव, वीडियो वायरल करवा के तुमने उस गौतम की बची कुछ इज्जत भी लूट ली। अरे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके बुरे कर्मों की सजा उसे इस तरह मिलेगी। देखो भाई उदित, हमने जो तुमसे वादा किया था ना, उसका 50% हमने काम कर दिया है। अब बस 50% और काम बाकी है। अब क्या करना है? तुम्हारे पापा को तुम्हारे गे होने पर कन्विंस करना है। ध्रुव की ये बात सुन उदित डर गया। वो जानता था कि उसके पापा इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसने ध्रुव को घर जाने के लिए साफ मना कर दिया। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं।
गौतम को सबक सिखा लिया, मैं बस इतने में खुश हूँ। अब मैं आगे कुछ और नहीं करना चाहता। अबे तुम पागल हो गए हो क्या? बिना अपने माँ बाप के सपोर्ट के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए लड़ाई सही मायने में तभी पूरी होगी जब हम उन्हें समझाएंगे और उन्हें मनाएंगे। वैसे ध्रुव, तुम हर बार एक से बढ़कर एक धांसू प्लान बनाते हो। इस बार भी कुछ सोचो ना। अरे डायरेक्ट जाकर बात करने का आइडिया हमें भी कुछ सही नहीं लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स आतंक मचाने से नहीं बल्कि बात करने से सॉल्व होती है। डरो मत, चलो। और हाँ, घर पर सिर्फ तू और मैं चलेंगे, उदित नहीं। प्रसाद जानता था कि ध्रुव को समझाकर कोई मतलब नहीं है। आखिर होगा वही जो वो चाहता है। इसलिए वो लोग वहां से उदित के घर के लिए निकल गए। कुछ देर में वो लोग उदित के घर पहुंच गए। जी, आप कौन? प्रणाम आंटी जी, मैं ध्रुव हूँ, उदित का दोस्त। कौन आया है? उदित के कोई दोस्त है, मिलने आए हैं। उदित का नाम सुनते ही गब्बर सिंह जैसे बाप का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। वो गुस्से में तमतमाते हुए गेट तक आए और आते ही अपना केबीसी शुरू कर दिया। कौन हो तुम लोग और क्या काम है उदित से? आज के पहले तो कभी तुम्हें उसके साथ देखा नहीं। क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? अरे आप सबर अली के लेंगे तो ही ना तो हम बोलेंगे। क्या? अब जी नहीं, कुछ नहीं। अब इस बात पर ध्यान मत दीजिए। दरअसल अंकल, हम आपको कुछ बताने आए हैं। ध्रुव जब से यहाँ आया था उसके चेहरे के भाव बड़े गंभीर थे। वो ऐसे उदास था जैसे किसी की मौत की खबर देने आया हो। वहीं प्रसाद को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि करना क्या है। क्या बताना है, कुछ बोलोगे भी? वो अंकल, उदित ने अंकल। क्या अंकल, क्या उदित? कहने के लिए कुछ है तो कहो, वरना जाओ यहाँ से। अंकल, उदित ने सुसाइड कर लिया है। दुनिया में हजारों लोगों को मारने वाला हिटलर भी जब मरा होगा तभी उसके माँ बाप को दुख हुआ होगा। तो आखिर उदित तो खूनी नहीं, बस होमोसेक्सुअल था। इसलिए ध्रुव की यह खबर सुन उदित के माँ बाप की अब दुनिया हिल गई। क्या क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ अंकल। कुछ देर पहले उदित मेरे घर आया था। वो काफी परेशान था। उसने मुझे बताया कि आज उसके और आपके बीच में कुछ हुआ था। हम लोग उससे बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक वो छत से नीचे कूद गया। हैं? ये क्या कर रहे हो बे? जिंदा इंसान को मार दिए, स्टिंग पी लिए हो का? भोसड़ी के, कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रख, नहीं तो कल सुबह गंगा जी की गोद में तैरता मिलेगा, समझा? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अगर ये हिंदी टीवी सीरियल होता आंटी तो हम बोल देते कि ये झूठ है, पर आपका बेटा सच में मर गया है। उसकी लाश हमारे घर के बाहर पड़ी है। यही बताने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। ध्रुव की बात सुन उदित की माँ जोरों से फूट फूट कर रोने लग गई। वहीं अपने बेटे की मौत की खबर सुन उदित के पापा की भी आंख में आंसू आ गए। उनका पत्थर दिल एक पल के लिए मासूम बन गया। कहाँ है मेरा बेटा? हमें उसके पास ले चलो, मुझे अपने बेटे को देखना। उसने ऐसा क्यों किया? उसके बिना आप लोग अब क्या करेंगे? इसमें रोने वाली क्या बात है अंकल? अच्छा हुआ कि उदित मर गया। क्या बोले तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अरे सच ही तो कह रहा हूँ मैं अंकल। यही तो आप लोग चाहते थे ना। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी इज्जत पर लगा हुआ दाग हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। बस, अब अगर एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ हमने अपना बेटा खो दिया है और तुम होगी। ध्रुव को हंसता देख उदित के मम्मी पापा हैरान हो गए, पर इस वक्त ध्रुव से ज्यादा उन्हें अपने बेटे का दुख था। कल तक जो खुद उदित को मारना चाहते थे, आज उसकी मौत की खबर सुन अपनी आंखों को आंसुओं से भीगने से रोक ना पाए। जो भी था, जैसा भी था, हमारा बेटा था, हमारा इकलौता बेटा था, और वो ही हमें छोड़कर चला गया। अरे कहीं नहीं गया है वो, उदित जिंदा है। अचानक से ध्रुव की कही इस बात से सभी को झटका लगा। इसके पहले उदित के माँ बाप कुछ पूछते, ध्रुव ने उन्हें अगला बड़ा झटका दिया। अरे कुछ नहीं हुआ है आपके बेटे को, वो बिल्कुल सही सलामत है, बल्कि वो यहीं बाहर ही खड़ा है। आप कहो तो उसे बुलाकर लेकर आऊं? मुझे लगता है ये जरूर कोई पागल या नशेड़ी है। जब से आया है तब से मजाक लगा रखा है। कभी कहता है हमारा उदित मर गया, कभी कहता है वो जिंदा है। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। ध्रुव ने प्रसाद को इशारा किया, जिसे समझ प्रसाद बाहर की ओर निकल पड़ा। ध्रुव बड़ा ही कॉन्फिडेंट होकर उदित के पापा की ओर देख रहा था।
इस बात से अनजान कि अगले 2 मिनट में उसके साथ क्या होने वाला है। प्रसाद वापस आ गया, मगर अकेला नहीं, किसी के साथ। अरे इस तरह आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हैं? ये उदित की आत्मा नहीं, उदित है आपका बेटा। उदित के पापा ने उदित को देखा। वो सही सलामत खड़ा था, उसकी आंख में आंसू थे। वहीं ध्रुव लगातार मुस्कुरा रहा था। उसकी ये मुस्कुराहट तब छूमंतर हो गई जब एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर पड़ा। 8. अपने बेटे उदित को सही सलामत पाकर उसके मम्मी पापा को खुशी तो हुई, पर साथ ही उन्हें ध्रुव का किया ये मजाक बहुत ही वाहियात लगा। इसलिए गुस्से में आकर उदित के पापा ने ध्रुव के गाल पर अपने हाथ की छाप छोड़ दी। तुम जरूर किसी पागल खाने से भाग कर आए, कोई साइको। इस तरह का मजाक कोई करता है क्या? तुम जानते भी हो तुम्हारे इस मजाक ने 2 मिनट के लिए हमारा सुख चैन सब कुछ छीन लिया था। मैंने आपका सुख चैन नहीं छीना, बल्कि उसके पीछे तो आप ऑलरेडी हाथ धोकर पड़े हैं, वो भी न जाने कब से, और आप दोष मुझे दे रहे हैं। अबे चूतिया हो कब है? पहले ही ये बुढ़ाओ इतने गुस्से में है। अरे काहे उसका बीबी बढ़ाकर अपनी गांड मरवाने पे तुले हो? सीधे से निकल लो इधर से। साले भोसड़ी की, अगर तेरी गांड फट रही है ना तो जा टेलर के पास और सिलवा करा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। आज तो इस मैटर को क्लोज करके ही यहाँ से कदम बाहर रखूंगा। उदित, ये सब क्या चल रहा है? और कौन है ये बेवकूफ लोग जो खुद को तुम्हारा दोस्त कह रहे हैं? क्या हुआ उदित, चुप क्यों है? कुछ बोल भी। अरे कैसे बोलेगा आंटी, उसकी जुबान तो आप लोगों ने कब की काट दी। अब तो बस उसके गले में एक पट्टा पहनाने की जरूरत है, ताकि आप जब कहो तब भौंके और जब कहो तब चुप बैठ जाए। ध्रुव की बातें उदित के मम्मी पापा के सर के ऊपर से ठीक उसी तरह जा रही थी जिस तरह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर से मीडिया के सवाल। प्रसाद और उदित तो डर रहे थे, मगर ध्रुव शाहिद अफरीदी वाले कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। देखिए अंकल, मैंने आपसे मजाक मजाक में कहा कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया, और एक ही झटके में आपके दिल की धड़कन सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे हो गई। पागलों जैसी हालत हो गई थी आप लोगों की। और वहीं दूसरी ओर आप खुद ही अपने बेटे की जान लेने पर तुले हुए हैं, और वो भी एक छोटी सी बात के चलते हुए। छोटी सी बात नहीं है वो, और हमारे घर के मैटर में बोलने वाले तुम कौन होते हो? मुझे अपने लड़के से कैसे पेश आना है ये मैं जानता हूँ। दुनिया का हर बाप इसी भ्रम में है। यही तो कारण है कि पिछले कुछ सालों से बच्चों के सुसाइड केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चे जो मर्जी चाहे वो करें, माँ बाप का नाम डुबाए। कोई और बात होती तो मैं एक बार के लिए सहन भी कर लेता, पर जो ये कर रहा है ना, वो सरासर गलत है। आखिर कैसे कोई ऐसा करने का सोच भी सकता है? मुझे तो याद करके घिन आती है। जरूरी तो नहीं दुनिया वैसे ही चले जैसे आप सोचते हैं। लोग कहते हैं कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो भी होता है उसी की मर्जी से होता है। तो जाहिर है उदित का ऐसा होना भी उसी की मर्जी है। उदित का ऐसा होना भी उसी की मर्जी है। भगवान का नाम बीच में ले आने से गलत सही नहीं हो जाएगा। भगवान ने लड़का बनाकर जन्म दिया है तो उसी की तरह रहो, पर ये तो वो कर रहा है जो आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उदित ने कोई क्राइम कर दिया। अरे आंटी जी, खानदान में लोग ऐसे भी काम करते हैं जिससे माँ बाप ही नहीं बल्कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती है। शुक्र मानिए कि आपके बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रसाद अब तक चुप खड़ा था, पर ध्रुव की बात सुनकर वो भी मामले को समझ गया था, इसलिए वो पीछे कैसे रह सकता था। ध्रुव के साथ वो भी फ्रंट फुट पर खेलने आ गया। और वैसे भी अंकल इसमें कुछ गलत नहीं है। आजकल जमाना बहुत फॉरवर्ड हो गया है। अरे लोग कुत्ते बिल्ली से शादी कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमने देखा था एक विदेशी को, कोई एक लड़की थी, उसने तो साला पिज्जा से शादी कर ली। बताइए, सोच रहे हैं आप? अरे पिज्जा! अबे भोसड़ी के क्या बक रहा है ये? अरे सच कह रहे हैं भाई, यकीन नहीं होता है ना तो गूगल बाबा से पूछ लो। और अब आप ही बताइए आंटी, उस लड़की की बहन को चाहिए था जीजा, लेकिन बदले में क्या मिला? पिज्जा। अरे वो सबसे कहेगी मेरे जीजा मार्गरीटा पिज्जा। साले चूतिया, तू अपना मुंह बंद रख, नहीं तो उदित का बाप उसके साथ साथ हम पर भी घासलेट डाल देगा। साला चमन चूतिया। दुनिया में क्या होता है हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें बस हमारे घर की पड़ी है। कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा साड़ी पहन के नाचे? हैं? घर में बहू की जगह दामाद लेकर आए। अरे इसका भी फायदा है अंकल, घर में सास बहू की लड़ाइयों की टेंशन ही नहीं है। उदित की वीडियो जो आपने देखी वो उसने अपनी मर्जी से नहीं बनाई थी, बल्कि उसके कॉलेज के कुछ हरामी, मेरा मतलब गंदे लड़कों ने उसकी रैगिंग करते हुए उससे बनवाई थी। क्या? जी हाँ। अरे उदित, खड़े क्या हो बे? बताओ ना अपने बाप को उस दिन कॉलेज में क्या हुआ था।
और फिर उदित ने वो सारा कुछ बताया जो उसके साथ अब तक होते आ रहा था। सब कुछ जानने के बाद उदित की माँ का दिल भर गया और वो रोने लगी। पर पापा थे कि अमरीश पुरी का कैरेक्टर छोड़ने को रेडी नहीं थे। मान लिया कि वो इसने नहीं उन लड़कों ने किया था, पर सोचने वाली बात तो ये है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। इसीलिए ना, क्योंकि ये खुद इस तरह की हरकतें करता है। आपका बेटा कोई हरकतें नहीं करता, बस अपने दिल की सुनता है और उसी रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर चलने के लिए भगवान ने उसे बनाया है। ये सब एक गंदी बीमारी है। अच्छा ऐसा है तो आज तक आपने उदित को कितने डॉक्टरों के पास दिखाया, फिर भी वो ठीक क्यों नहीं हुआ? जवाब दीजिए, चुप क्यों हो गए आप? नहीं है ना आपके पास जवाब? मैं बताता हूं, वो इसीलिए क्योंकि आप इसे बीमारी का नाम दे रहे हैं, जबकि ये बीमारी है ही नहीं। ये तो एक फीलिंग है जो खुद ऊपर वाले ने इसमें, और सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि इसके जैसे लाखों लोगों में फिट की है। पर लोग तो मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उनका मुंह कैसे बंद करेंगे? उनके मुंह में अपना सामान देकर। सामान मतलब? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। लोगों के तानों से बचने के चक्कर में कहीं बेटा हाथ से ना निकल जाए अंकल। अभी कुछ देर पहले का ही एग्जाम्पल ले लो। जब मैंने कहा कि उदित ने सुसाइड कर लिया तो क्या हालत हो गई थी आपकी। अगर इतना ही प्यार है अपने बेटे से तो क्यों एक छोटी सी बात के चक्कर में उसे मरने के लिए छोड़ रहे हो? ध्रुव की बातें अब ना सिर्फ उदित के मम्मी पापा के कानों तक जा रही थी बल्कि उनके दिमाग पर भी असर कर रही थी। उन्होंने जब उदित को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उन्हें उस दर्द का एहसास हुआ जो जाने अनजाने में उन्होंने अपने बेटे को दिया था। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का जीवन नहीं लिख सकता, चाहे वो उसके खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो। दुनिया में सबको अधिकार है अपने पार्टनर को चुनने का, अपनी मर्जी से प्यार करने का। और नहीं तो कहा। अरे आपने भी तो शादी के पहले अपनी जवानी भरपूर जी होगी। कभी इस घाट के तो कभी उस घाट के पानी पिए होंगे। याद था कि नहीं अंकल? अबे गांडू क्या बोल रहा है? हम का गलत बोल रहे हैं क्या? हम यहाँ बाप बेटे का रिश्ता ठीक करने आए हैं, ना कि पति पत्नी का रिश्ता बिगाड़ने। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, तू बस अपने मुंह पर लगाम लगा और चुपचाप खड़ा रहे। पापा आप रो क्यों रहे? लगता है अंकल को अपनी जवानी के दिन याद आ गए हैं। कोई ना अंकल, अब जाने दीजिए। अरे अब तो वो लड़कियां आंटी बन चुकी होंगी और उनके भी बच्चे बड़े हो गए होंगे। मुझे ये सोचकर रोना आ रहा है कि मैं एक बाप होने की परीक्षा में फेल हो गया। बताओ बहिंचोद, एक एग्जाम में फेल हो गए तो इतना रो रहे हैं? अरे हम तो बचपन से लेकर अभी तक हर एग्जाम में ही फेल होते आ रहे हैं। और फिर वो हुआ जो उदित ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके साथ साथ ध्रुव और प्रसाद की आंखों में भी खुशी की चमक आ गई। उदित के पापा चलकर उदित के पास आए और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अबे इसकी माँ का, ये अमरीश पुरी अचानक से मीठी चूरी कैसे बन गया? नहीं नहीं पापा, आप सॉरी मत बोलिए। जो गलतियां मैंने की, जिस तरह का बर्ताव तुम्हारे साथ किया, उसके सामने सॉरी तो बहुत छोटा शब्द है। पता नहीं मैंने आज तक तुम्हें क्या क्या कहा, किन किन नामों से बुलाया, कितना दुख हुआ होगा तुम्हें मेरी बातों का, मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ बेटा, एक माँ अपने बेटे के हर दुख में, हर परेशानी में उसका साथ देती है, और मैंने तुझे इस तरह बीच मझदार में अकेले छोड़ दिया। सोचा ही नहीं कि इन सब से तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। पर अब और नहीं, तू जैसा भी है मेरा बेटा है, मेरा उदित है। तुझे जैसे रहना है वैसे रह, अब से तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ बेटा, लोगों के बारे में सोचकर हमने बहुत गलतियां की हैं, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। मुझे बस अपने बेटे की खुशी चाहिए। उदित के पापा ने उसे गले से लगाया। इस भरत मिलाप में उसकी मां भी शामिल हो गई।
जिसे देख प्रसाद चीख पड़ा। शकुंतला! शकुंतला! साले भोसड़ी के, तेरे दिमाग से अब तक शकुंतला का भूत नहीं उतरा क्या? भूल गया उसके चक्कर में राजा वल्लभ ने कैसी गांड मारी थी? हम गांड मरवाने में नहीं बल्कि गांड मारने में यकीन रखते हैं। रही बात शकुंतला की, तो ये कोई हमारा भरम नहीं है। अरे वो सच में हमारे सामने है, वो देखो। ध्रुव ने जब पीछे देखा तो उसकी आंखों के सामने सचमुच कर्मलोक की रानी शकुंतला खड़ी थी। पर्पल कलर की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। माँ कसम, पूरी की पूरी जामुन लग रही है, एकदम खट्टी मीठी। मन तो कर रहा है अभी जाकर सारा जामुन निचोड़ दे। वैसे तू कह तो बिल्कुल सही रहा है, कसम से माल लग रही है। पर ये मेरी सक्कू के हाथ में इतना सारा बैग काहे को है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्मलोक से धरती लोक पर ट्रांसफर ले ली हो? चलो चलकर पता करते हैं। अबे साले, अबे कहाँ जा रहा है? मरवाएगा क्या? अबे रुक जा प्रसाद के बच्चे। इसके पहले कि ध्रुव प्रसाद की गाड़ी को रोक पाता, प्रसाद सारे सिग्नल को पार करता हुआ सीधे अपने फाइनल डेस्टिनेशन शकुंतला सिग्नल पर पहुंच गया था। वह जाते ही उसने अपनी गाड़ी पर ब्रेक मारा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो आपकी बाहों में अपना दिन रात एक कर सकते हैं। आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। आप मुझे कोई और समझने की गलती कर रहे हैं। मैं तो बस यहाँ की धरती पर एक मुसाफिर हूँ। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अबे हो गरीब के चौदे, ये क्या शेरो शायरी की दुकान खोल रखी है? ये रानी है तेरे बनारस की, कोई सस्ती जवानी नहीं जिससे तू फ्लर्ट कर रहा है। अरे रानी तो क्या हुआ बे, लड़की वाली डिजायर्स तो इसकी भी होंगी। रातों में ये भी तो कसमसाती होगी। हाँ तो उसकी डिजायर पूरी करने के लिए राजा है, तू उसकी चिंता मत कर। तू बस अपने टेस्टोस्टेरोन को संभाल, वरना अगर आ गया राजा तो बजा देगा बाजा। एक बात बताओ, तुमको उस साला राजा वल्लभ का हथियार लग रहा है क्या? नहीं, जब देखो तब साला उसी की बात करते रहते हो। अरे तुम ना अभी साइड में हटो यार, हमें अपने सक्कू पर फोकस करने दो। ये गांडू फिर से मरवाएगा। हाँ तो सक्कू जी, हाँ हमारा मतलब शकुंतला जी, आप यहाँ इस तरह सुनसान रास्ते में क्या कर रही हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता? नाम का क्या, नाम क्या, हमें तो आपका सब कुछ पता है। उस दिन आखिर झरने के नीचे नहाते हुए जो देखे थे आपको, इतना कन्फ्यूजिया गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको देखा है या फिर आपका 34D को है। ये भारी भरकम आवाज किसकी आ रही है? कुछ नहीं, वो तो हमारी बंटी स्टैंडिंग ओवेशन में आ गया। बैंड के बाहर आने के लिए तड़प रहा है, उसी के फड़फड़ाहट सुनाई दे रही होगी है। अबे क्या कुछ भी बोल रहा है? तेरे मूंगफली का बंटी इतनी भारी आवाज कैसे करेगा? तुम्हारे बंटी की तो अब मैं घंटी बजाऊंगा। अचानक से एक आवाज आई और ध्रुव और प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने राजा वल्लभ खड़े थे। उनके चेहरे पर दिख रहे गुस्से से साफ जाहिर था कि ये राजा आज बजा देगा इनका बाजा। राजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो कब से यहीं था। वो तो बस रानी शकुंतला को गर्मी लग रही थी, इसलिए उनके लिए बर्फ का गोला लेने गया था। रानी, ये लो तुम्हारा बर्फ का गोला। ओह वाह, बहुत दिनों से मैंने गोला नहीं खाया था। थैंक यू सो मच माय बे। जिस तरह से रानी गोला चूस, मेरा मतलब खा रही है, उसे देख के हमें इस राजा की किस्मत से जलन हो रही है भाई। अबे कैसी जलन? रानी तो बस आज खा रही है बर्फ का गोला, वरना इसकी जगह तो रोज रात को मिलता होगा राजा का। हाँ तो दुष्ट प्राणी, ये बताओ तुम दोनों यहाँ सुनसान रास्ते में मेरी रानी के पास क्या कर रहे थे? कुछ नहीं महाराज, हम तो बस रानी जी से पूछ रहे थे कि आसपास कोई सुलभ शौचालय है क्या। झूठ, ही इज अ लायर बेब। ये मुझे देखकर सस्ते शायर की एक्सपेंसिव शायरीज बोल रहा था। ही वाज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद मी। अरे लगता है रानी कर्मलोक के ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है, तभी तो देखो कैसे फड़राटदार अंग्रेजी बोल रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत?
मेरी रानी पर अपनी गंदी नजर फिर से डालने की कोशिश की। डालना तो हम कुछ और भी चाहते हैं, पर अफसोस अभी बस नजर डालकर ही काम चलाना पड़ रहा है। अबे यार तू चुप रहे थोड़ा। बस बहुत हुआ। इससे पहले तुम दोनों की ठरक हद से ज्यादा बढ़ जाए और पूरे कर्मलोक में तुम्हारे बच्चे घूमे, मुझे तुम दोनों का इलाज करना होगा। बोले तो नई सजा, और इसलिए मैं तुम्हें दूसरी जगह भेजूंगा। तो इसमें कौन सी नई बात है? पिछले इतने महीनों से अलग अलग जगह जाकर केस सॉल्व कर रहे हैं, आगे और चले जाएंगे। भोसड़ी के केस सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तू सिर्फ चुतियापा कर रहा है, जिसके चक्कर में हमारे पास केस पर केस आ रहे हैं। अब ये राजा को कौन सा संता बनता का जोक याद आ गया? अरे इसको छोड़ो, तुम वो जादुई शीशा निकालो और उसमें रखी लाल गोली खाओ, इससे पहले कि हमारी गांड मारे। हम नए केस में एंट्री ले लेते हैं। ध्रुव को प्रसाद की बात सही लगी। उसे लगा इसके पहले प्रसाद की हरकत से राजा का बीपी बढ़े और वो इनकी लाइफलाइन को वेंटिलेटर पर ले आए। बेहतर होगा कि वो खुद यहाँ से चले जाए। यही सोचकर उसने शीशी निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो चौंक पड़ा। इसकी माँ का शीशी कहाँ गई? हमको क्या पता? अब मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं खुद से पूछ रहा हूँ। मैंने तो जेब में ही रखी थी, पता नहीं कहाँ खो गई। तुम उसे वहाँ ढूंढ रहे हो और वो तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही है। ध्रुव और प्रसाद ने देखा कि जिस शीशी को वो ढूंढ रहे थे वो राजा वल्लभ के हाथ में थी। दोनों ये देख हैरान हो गए थे। शर्म नहीं आती? इतने बड़े राजा होकर एक छोटे से इंसान की पॉकेट मारते हो। अरे रानी सक्कू, ये किस तरह के इंसान को आपने अपने पति के रूप में चुना है? ना समझ प्राणी, ये शीशी मैंने तुम्हारे पास से इसलिए ली है क्योंकि अब तुम्हारे केस में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। भाई चौध, ये जीवन है या अब्बास मस्तान की कोई फिल्म की कहानी? अरे साला एक के बाद एक ट्विस्ट ही खत्म नहीं हो रहा है। राजा वल्लभ ने रानी शकुंतला की ओर इशारा किया, जिसे शकुंतला समझकर प्रसाद और ध्रुव की तरफ बढ़ी और अपनी दो खूबसूरत सी कोमल उंगलियां आगे की ओर दोनों उंगलियों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। आपकी सारी उंगलियों के नाखून बड़े हैं सिवाय इस बीच वाली उंगली के। लगता है कर्मलोक पर भी अप्सराएं आत्मनिर्भर बन गई हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई सेड नाउ। अबे यार ये क्या चूतियापा है? यहाँ कोई बच्चों की क्लास चल रही है क्या, जो एक उंगली पकड़ो और एक विश मांगो? तुम बस बताओ कि कौन सी उंगली पकड़नी है, बाकी पकड़ेंगे हम ही। इसी बहाने सक्कू बेबी को टच तो कर पाएंगे। इसके पहले ध्रुव कुछ बताता प्रसाद से रहा नहीं गया और उसने शकुंतला की उंगली पकड़ ली। उसके उंगली पकड़ते ही रानी शकुंतला और राजा वल्लभ दोनों जोरों से हंस पड़े। अब फंस गया ना उल्लू जाल में। उल्लू किसको बोला बे? माना हमारा दोस्त थोड़ा चूतिया है, पर यार कम से कम ऐसे सबके सामने उल्लू तो मत कहो ध्रुव को। चूती है वो, मुझे नहीं तुझे बोल रहा है। उंगली तूने पकड़ी है। यही तो मैं चाहता था कि तुम इस वाले रास्ते को चुनो। तुम नहीं जानते कि इस उंगली को पकड़कर तुमने खुद अपने लिए मौत का रास्ता चुन लिया है। मौत का रास्ता? वो कैसे? तुम दोनों अब एक हवेली जाने वाले हो जिसका नाम है वेदा हवेली। अब तक जो भी वहाँ गया है कभी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। कहते हैं वहाँ एक औरत की आत्मा रहती है जो हर उस इंसान को मार देती है जिसके कदम वहाँ उस हवेली में पड़ते हैं। इसकी माँ का? अगर ऐसा है तो आप हमें क्यों वहाँ भेज रहे हैं? राजा जी, सक्कू से, मेरा मतलब रानी शकुंतला से फ्लर्ट करने का आइडिया ये साले ध्रुव का था। आप इसी को अकेले वहाँ भेजिए, हमको प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। अबे तेरी तो, मैं यहाँ तुझे बचाने की सोच रहा हूँ और तू साले मेरी गांड मार रहा है। तू तो बेवफाई में सोनम गुप्ता का भी बाप निकला। बस, तुम दोनों में से कोई एक नहीं बल्कि तुम दोनों ही वहाँ जाओगे। अरे लेकिन हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? आज रात उस हवेली में 3 सेंसी एंट्री लेने वाले हैं। इस बात से अनजान की हवेली में उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। तुम्हें वहाँ जाना है और उन तीनों की जान बचानी है और साथ ही अपनी भी। इसका मतलब
इस बार फ्यूचर प्रेजेंट का कोई लौचा ही नहीं है, डायरेक्ट जाकर भूतनी की गांड मारनी है। बेब, ये लोग बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं। इन्हें जल्दी से यहाँ से रफा दफा करो ताकि हम लोग भी काम लोग पर जाकर अपना मिशनरी आसान करें। रानी शकुंतला के कहते ही राजा वल्लभ ने अपना एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पूरा करते ही उन्होंने हवा से फूंक मारी, जिसके बाद ध्रुव और प्रसाद दोनों वहां से गायब हो गए। साला रामी राजा एकदम से गायब कर दिया। एक आखिरी बार सक्कू बेबी को प्यार से बाय भी नहीं बोलने दिया। साले गांडू, तेरे इसी सक्कू प्रेम के चलते हमें इधर आना पड़ा है। हाँ तो क्या दिक्कत है? अरे अब तक भूखे नंगे की तरह रह रहे थे, अब बढ़िया इतनी बड़ी हवेली में मौज से रहेंगे। ये हवेली दिखने में जितनी बड़ी थी उतनी ही डरावनी भी। हवेली के अंदर कई सारे कमरे थे जिनमें ज्यादातर अंधेरा ही था। कुछ कमरों में हल्की पीली रोशनी चमक रही थी। रात के करीब 8 बज रहे थे। प्रसाद और ध्रुव खड़े हवेली को देख रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। थोड़ा आराम से। अबे ये चरम सुख की आवाज कहाँ से आ रही है? हो सकता है ये आवाज सक्कू बेबी की हो। क्या कुछ भी बोल रहा है? सुना नहीं था का? उसने क्या कहा था उस राजा से कि जल्दी से इन दोनों को यहाँ से रफा दफा करो, उसके बाद हमें अपना मिशनरी आसन भी तो करना है। और इस तरह की आवाजें रामदेव बाबा वाला आसन में नहीं बल्कि कामदेव के आसन में ही आती है। अबे तो चूतिए, क्या कर्म लोक में सारे कमरे बुक हो गए जो अंधेरी रात में वो लोग जंगल में आके सेक्स करेंगे? मुझे तो लगता है कि ये आवाज पीछे से आ रही है। आवाज पीछे से नहीं आती बल्कि मुंह से आती है। तो अब जो पीछे कुछ हो। अबे साले, फटे हुए मैनफोर्स के अनवांटेड परिणाम। पीछे से मेरा मतलब है जहां हम खड़े हैं उसके पीछे से आवाज आ रही है। ध्रुव और प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, जिसके चलते अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कार जंपिंग जैक की तरह हिल रही थी। हो तो अब समझे, इस कार को जिम बनाकर कैलोरीज बर्न की जा रही है। अरे लेकिन अंदर है कौन? अरे ये क्या सवाल है बहन? इंसान ही होगा ना। पेड़ पोड़ तो बैठकर इस तरह से कार में आवाजें निकालेगा नहीं ना। अबे चूतिए, मेरा मतलब है कि उस राजा ने कहा था कि इस हवेली में कोई नहीं रहता और ना ही कोई आता जाता है। तो फिर ये लोग कौन है जो इतनी सुनसान रात में सेक्स कर रहे हैं? कि हवेली के अंदर जाने से पहले एक बार कार के अंदर चले जाए। कहा पता आज का हमारा राशि भविष्य में थ्रीसम का चांस लिखा हो। इसके पहले प्रसाद अपने राशि भविष्य को आजमा पाता, अंदर से आ रही आवाज बंद हो गई। आवाज बंद होते ही कुछ देर में कार का डोर खुला। एक लड़का और एक लड़की कार से बाहर निकले। क्या बात है, ये केंचुए की चाल चलने वाला आज अचानक से घोड़े की चाल में कैसे बदल गया भाई? हाँ, कछुए की चाल तो मैं इसलिए चलता हूँ बेबी, ताकि ज्यादा से ज्यादा देर में फिनिश लाइन तक पहुँचूं। वरना तो ये घोड़ा सारी रात तुम्हें घोड़ी बनाकर सवारी कर सकता है। क्या बात है, अभी तो हम यहाँ पहुँचे ही हैं और आते ही तुम्हें इतना जोश आ गया। लगता है ये जगह हमारे लिए अच्छी साबित होगी। हाँ बिल्कुल। पर ये प्रीतम कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं? तुमने मुझे याद किया और मैं चला आया। ऐसा कौन सा कॉल था तेरा जो आने में इतनी देर लग गई? अरे यार, एक इम्पोर्टेंट कॉल था, सोचा निपटा कर ही आऊं। वैसे मुझे तो लगा था तुम दोनों अब तक हवेली के अंदर चले गए होगे, पर तुम तो अब तक यहीं हो। क्या कर रहे थे यहाँ? क्या ही करेंगे यहाँ पर, सारांश हमेशा की तरह अपने फोन में लग गया तो मैं कार से बाहर थोड़ी देर हवा खाने आ गई। अरे देखो तो साली झूठी को, हवा नहीं अपनी जवानी की दवा ले रही थी, नाटी कहीं की। अब क्या सारी रात यहीं खड़े होकर हवा खानी है? चलो अंदर चलते हैं, फटाफट रिलैक्स होते हैं और फिर अपने काम पर लगते हैं। सारांश और उसके दोस्तों ने कार से अपना बैग निकाला और कार लॉक कर हवेली की तरफ जाने लगे। उन्हें देख ध्रुव और प्रसाद झाड़ियों के पीछे छिप गए। वो नहीं चाहते थे कि अभी उन दोनों का सामना उन लोगों से हो। कुछ समझा प्रसाद? हाँ, हम सब समझ गए। क्या? यही कि ये लोग अंदर जाकर भी सेक्स करेंगे।
अबे साले वो नहीं, ये तीनों वही लोग हैं जिसके बारे में राजा ने हमें बताया था, जो आज रात इस हवेली में रुकने वाले हैं। अबे तेरी तो, इसका मतलब हमें इन तीनों की जान बचानी है। ए देखो, दोनों लड़कों की जान तो एक बार फिर भी बच जाएगी, बाकी लड़की के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा क्यों? जिस तरह की आवाजें लड़की कार में निकाल रही थी, हमें लगता है लड़के ने अगर एक दो बार और घुड़सवारी की तो उसकी जान तो अपने आप ही निकल जाएगी। साले गांडू कहीं के। जेंजी की ये टोली हवेली तक पहुंच गई थी। हवेली के अंदर पसरी खामोशी इस जगह को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। ये तीनों इस हवेली एक खास मकसद से आए थे। फाइनली हम लोग इस हॉन्टेड हवेली में आ ही गए। आज पता चलेगा कि यहाँ ऐसा क्या हॉन्टेड है जो कोई भी यहाँ आने से इतना डरता है। ये भूत वूत सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ही देख लो कितनी सुंदर हवेली है, खामखा इसे बदनाम करके रखा है। कूल बेबी, बस आज रात की बात है। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ना हम लोगों को ये बता देंगे कि इस हवेली में कोई भूत वूत नहीं है, और जो सालों से लोगों के मन में भ्रम पल रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, और इसी के साथ हम फेमस भी हो जाएंगे, क्योंकि आज की रात की लव रिकॉर्डिंग हम हमारे सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करेंगे वायरल तो तब होंगे जब अंदर जाएंगे। भाई, अब क्या पंडित को बुलाने का इरादा है क्या? चलो ना, गेट खोलते हैं। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ी सी कुंडी लगी थी। प्रीतम ने अपने हाथों से वो कुंडी खोली और उसके खुलते ही दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके ठीक सामने एक औरत हाथ में लालटेन पकड़े खड़ी थी। आप सभी लोगों का इस वेदा हवेली में स्वागत है। बहनचोद, ऐसा स्वागत कौन करता है यार? एक सेकंड के लिए मेरी जान हलक में आ गई थी। कौन है आप, और इस हवेली में क्या कर रही हैं? मेरा नाम भंवरी देवी है, यहाँ की अभिषक। आपकी भाषा में कहूँ तो यहाँ की केयर टेकर। मैं सालों से इसी हवेली में रह रही हूँ। What? पर हमने तो ये सुना था कि इस हवेली में कोई रहता ही नहीं है, और अगर आप यहाँ रहती हैं तो ये बात किसी को पता क्यों नहीं है? पता तो तब चलेगा ना जब यहाँ आया कोई इंसान सही सलामत वापस जाएगा। जो भी यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। ब्रो, कहीं ये औरत सच तो नहीं बोल रही? घंटा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस फालतू में हमें डराने की कोशिश कर रही है। हमें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्चुअली ना, हम ये पास के फोर्ट में घूमने आए थे और आज रात यहीं रुकेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, वो तो तुम्हें होगी। बेबी, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, बहुत रात हो गई है। हम लोग कोई एक अच्छा सा कमरा पकड़ते हैं और चेंज करते हैं, उसके बाद पार्टी भी तो करनी है। पार्टी? सारा के पूछने पर सारांश ने अपने बैग से बकाडी का एक खंबा निकाला, जिसे देखते ही सारा और प्रीतम खुशी से उछल पड़े। वहीं ध्रुव और प्रसाद भी अब तक हवेली के पास आ गए थे। ये हुई ना बात, अब तो यहाँ रात बड़े सुकून से कटने वाली है। प्रीतम, ब्रो तो आसपास कहीं चखने का और 3 ग्लासेस का बंदोबस्त कर ले। 3 नहीं, 4। 4 किस लिए? हम तो सिर्फ 3 ही लोग हैं। वो भी तो आएगी तुम्हारी इस पार्टी में। वो कौन? सारा के सवाल पर भंवरी देवी जोरों से हंस दी। इसके पहले वो लोग कुछ और पूछते, भंवरी देवी वहां से चली गई। हवेली का ये माहौल देख प्रीतम को थोड़ा झटका लगा। यार, ये औरत क्या क्या बोल रही है? हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? अबे यार, तेरी अभी से फटने लगी। वो बस एक मामूली सी केयर टेकर है, सालों से यहाँ इस हवेली में रह रही है। आई एम श्योर अकेली और सिंगल होगी, तू चाहे तो ट्राई कर सकता है। क्या कुछ भी बोलता है? आंटी है वो। आंटी नहीं साले, मिल्फ बोल। और मिल्फ तो तेरी फेवरेट कैटेगरी है ना? तुम लोग ये खुसर पुसर क्या बात कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं बेबी, बस अपने दोस्त के लिए आज की रात को हसीन बनाने के लिए टिप्स दे रहा था। चलो अब चलते हैं। सारांश के बोलते ही सभी लोग वहां से आगे निकल गए। हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर खूब सारे कमरे बने थे।
जो उन्हें आज रात रुकने के लिए बेस्ट ऑप्शन लगे। लो भाई, आ गए हवेली के अंदर। तो ये है हमारे आज रात का ठिकाना। देखने में तो वैसे काफी सुंदर और शांत है, क्या बोलते हो? तेरा ये आज का ठिकाना कहीं लाइफ का आखिरी ठिकाना ना बन जाए। पता चला कि अब की बार कर्म लोग सिर्फ मैं अकेला लौट रहा हूँ, वो भी तेरे बिना। अरे घंटा, जब तक तुम हमारे साथ हो हमें मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। मेरा मतलब दोस्त। वो तीनों जेंजी के घोड़े अभी तो अंदर गए थे, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे वो देखो, ऊपर वाले कमरे की लाइट जल रही है, हमें लगता है वहीं गए होंगे। चलो हम भी वहीं चलते हैं। कार से तो बस आवाजें सुनने को मिली थी, हो सकता है यहाँ आंखों को कुछ लाइव नजारे देखने को मिल जाए। तू साले कभी नहीं सुधरने वाला। 100 वाइग्रा का रस निचोड़ा गया होगा तब जाकर तेरा ये बंटी बना होगा। साला जब देखो तब मूड में रहता है। ध्रुव और प्रसाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक ध्रुव को एक सुनसान कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और वो उस कमरे की तरफ चलने लगा। वहीं प्रसाद को अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियां महसूस हुई। अबे ये क्या कर रहे हो? गुदगुदी हो रही है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। धीरे धीरे हाथ गले से बढ़ता नीचे की ओर आने लगा। प्रसाद को लगा जैसे कोई उसके बदन के साथ खेल रहा हो। इस छुअन में मस्ती नहीं बल्कि एक आग थी, एक चाहत थी। इसी के बीच प्रसाद को अब अजीब लगना महसूस हुआ। अबे साले ध्रुव, कुछ देर पहले तक हमें ठरकी कह रहे थे और अब खुद हमारे ही साथ। छोड़ो बे। जब हाथ प्रसाद की कमर से होता हुआ उसकी पैंट में जाने लगा तब वो गुस्से से पीछे मुड़ा और देखा कि जिस ध्रुव का नाम वो इतनी देर से पुकार रहा था वो ध्रुव वहां था ही नहीं, वहां कोई और था। ध्रुव!